और भाई क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। और एक बार वेलकम है हमारी ज्योग्राफी की क्लास में। उम्मीद होगा कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 2 हिमालयस कंप्लीट कर लिया था। पहला हम लोगों ने कंप्लीट किया था ट्रांस हिमालय, और दूसरा जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो था बृहद हिमालय। ठीक है, और आज आपका हिमालय का पोर्शंस खत्म हो जाएगा। आज हम लोग मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों का टर्म्स कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग, क्योंकि आज समाप्त हो जाएगा। तो आज इस दोनों टर्म को हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। और आपका एग्जाम 11 अक्टूबर को है। 11 अक्टूबर को एग्जाम है। उससे पहले इंडियन ज्योग्राफी पूरा कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ा के खत्म करा दूं। पॉलिटी की क्लास जो हमने आप लोगों को भेजी थी, आप जो लोग भी पॉलिटी में एडमिशंस लिए हैं, जिनकी नाराजगी थी कि पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, शायद मुझसे बेहतर टीचर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो टीचर हैं, बहुत अच्छा नॉलेज भी है। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव भी था। मेरे पास टाइम इस समय नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनेज भी करनी है मुझे। तो कुछ टॉपिक्स आप उनसे पढ़ लो, हम दोबारा पॉलिटी पढ़ा देंगे आपको बीच में। मैं भी आकर जैसे कोई आर्टिकल्स आ गया, कोई करंट का मैटर्स आ गया, तो उससे संबंधित मैं आपको रिलेट करके पढ़ा दूंगा। बट आप पूरा कॉन्सेप्चुअल एक बार सर से पढ़ लो। सर मेंस लेवल पे भी आपको लेकर जाकर पढ़ाएंगे। अभी की आगे क्लासेस आप देख लेना, तो आपको मेंस लेवल तक की क्लासेस भी कराएंगे आपको। तो जो लोग भी एडमिशंस लिए हैं पॉलिटी की क्लास में, वो सभी लोग आज से पॉलिटी की क्लास मैंने पहले भेज दी है, अभी दूसरी भी चली जाएगी। तो आप लोग लगातार पॉलिटी की क्लास अटेंड करके सारे के सारे सबमिट कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्लास रेगुलर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। हम लोगों ने ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय का सेक्शन हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग मध्य हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस? अब हम लोग मध्य हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और याद रखिएगा, जो चीजें पढ़ाई जा रही है बहुत ऑथेंटिक है आप सभी लोगों के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैंने कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़ा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, पॉइंट दिख तो रहा है। ठीक है, चलो हेडिंग डाल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको लिख लीजिए मध्य हिमालय। आप सब लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। मध्य हिमालय वाला पोर्शन आज हम लोग क्या करते हैं, हिमालय। ठीक है, देखो 3 दिन हो गया ना, कहते हो ना कि सर क्लास क्यों नहीं लेते हैं क्या, तो 3 दिन हो गया ना, अभी भी मैंने ब्लैक मार्कर का इंक नहीं खरीद पाया मैं, क्योंकि दिमाग इतना डिस्टर्ब है ना। दूसरी बात इतना बिजी, अभी इतना शेड्यूल नहीं मिल पा रहा काम करने के लिए ना, कि मैं जाकर इंक खरीद कर लेके रहा हूं। आप लोगों को भले लगता होगा कि मैं जानबूझकर क्लासेस डम कर देता हूं या क्लासेस नहीं लेता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मुझे क्लासेस लेने में बहुत मजा आता है और बहुत कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छे से क्लासेस लूं मैं। कोई भी आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मध्य हिमालय के बारे में। एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। चलो ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मध्य हिमालय के बारे में। बहुत अच्छे से सेक्शंस को कंप्लीट करके जाएगा। देखिए, हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था। ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर वाले सेक्शंस को कंप्लीट किया था। उनकी क्या क्या क्वालिटीज थी, उनकी क्या क्या विशेषता थी, ये सारी चीजों को मैंने आपको सबमिट करा रखा था। बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय से क्वेश्चंस बहुत बड़े लेवल पे नहीं आते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको करा दिए थे। और क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैंने इस पर अभी करा दूंगा मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी। तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय थोड़ा सा बाकी हिमालयों की अपेक्षा काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात तो अगर हम देखेंगे तो महान हिमालय को देखा जाए, तो महान हिमालय को गाइस हम लोग इसका उपनाम अगर देखें कि इसका उपनाम क्या होता है, उपनाम का मतलब इसे और किस किस नामों से बुलाया जाता है। तो अगर हम इसे कहें तो इसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय का मतलब क्या होता है, इसे हम छोटा हिमालय भी कहा जाता है। तो लघु हिमालय लिख लेंगे, यानी लघु हिमालय का मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, मिडिल हिमालय कहेंगे। क्या बोलेंगे गाइस, मिडिल हिमालय बोलेंगे। सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे, मिडिल हिमालय बोला जाएगा। याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने बृहद हिमालय को क्या पढ़ा था, महान हिमालय पढ़ा था, या हम लोगों ने इसको क्या कहा था, ग्रेट हिमालय कहा था। ठीक उसी तरीके से इसको भी हम लोग सबमिट कर देंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय की बात करें तो जो हमारा मध्य हिमालय है, अगर हम मध्य हिमालय की बात करते हैं तो इन नॉर्थ में देखा जाए, अगर हम लोग देखें खाका बनाकर, बहुत बढ़िया से एक खाका बनाकर देखें, तो मध्य हिमालय इन नॉर्थ में देखा जाए, इन नॉर्थ में देखा जाए, इन नॉर्थ में, और अगला देखा जाए इन साउथ में।
यहाँ से क्वेश्चंस इसको बार बार इसलिए करा देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस 100% मिलेंगे। अगर हम इन नॉर्थ में देखें, इन नॉर्थ में अगर देखा जाए तो हमारे मध्य हिमालय के ऊपर कौन सा आएगा? बृहद हिमालय आएगा, सिंपल सी बात है। तो मध्य हिमालय के ऊपर देखा जाए तो कौन सा आ जाएगा? हमारा बृहद हिमालय आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस? सब लोग को पता ही है, मैं मैपिंग करा चुका हूँ ऑलरेडी पहले आप लोग का। तो कौन सा आ जाएगा गाइस? बृहद हिमालय आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा बृहद हिमालय हो जाएगा। और अगर इसके दक्षिण में देखा जाए, यानी इसके साउथ में देखा जाए, दक्षिण में देखा जाए, तो कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा गाइस? शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। यानी अगर आपसे क्वेश्चन से पुट अप करे कि मध्य हिमालय का विस्तार किन दो हिमालयों के मध्य में देखा या किन दो हिमालयों के बीच में है, तो आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो कि इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार कहाँ है? बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ से समझना पड़ेगा कि जो हमारा मध्य हिमालय, बहुत ध्यान समझिएगा, जो हमारा मध्य हिमालय, सिंपल सी भाषा में लिखता हूं मैं एक छोटा सा कोटेशन डाल के ताकि पूरा का पूरा समझा सकूं। ये हमारा क्या है? ये हमारा मध्य हिमालय है। बहुत ध्यान से एक पॉइंट समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो दो खाका यहाँ पर बनाते हैं। क्या? अगर हम बात करें कि मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होता है, तो सिंपल सी भाषा में हम जानते हैं MCT के द्वारा अलग होता है। यानी बृहद हिमालय और मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? MCT के द्वारा। और शिवालिक हिमालय और शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? MBF के द्वारा क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। मध्य हिमालय की और क्या क्वालिटीज है? अगर मध्य हिमालय की बात की जाए तो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई के बारे में बड़ा बात कर लेते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, क्या है? औसत ऊंचाई के बारे में जरा समझा लेते हैं कि सर यहाँ की जो औसत ऊंचाई है वो क्या है। तो गाइस यहाँ की जो औसत ऊंचाई है वो 4500 से 4600 है। कितनी है? 4500 से 4600 मीटर इसकी ऊंचाई, मतलब इस हिमालय के अंतर्गत 4500 से 4600 मीटर की ऊंचाई देखी जाती है। ये बात याद रखिएगा। दूसरा इसकी बात क्या है? अगर अगला इंपॉर्टेंस पॉइंट्स देखा जाए तो इसका अगला पॉइंट्स क्या है? अगर हम इस हिमालय का विस्तार देखें तो इसका विस्तार भारतीय क्षेत्र में कहां पर, अगर भारतीय क्षेत्र में अगर इसका विस्तार देखा जाए तो कहां पर है। हम थोड़ा सा इसको विस्तार को बाद में डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इस पर एक लंबा चौड़ा हमें थ्योरी देना पड़ेगा, तो इसको हम बाद में क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से 2-3 पॉइंट बड़ा समझते हैं, याद रखिएगा। मध्य हिमालय की अगर हम सबसे पहली बात अगर हम समझे, सबसे पहली बात क्या इंपॉर्टेंस है, तो याद रखिएगा श्रेणियों के सम्मिलित रूप को है। हमारे जो मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो श्रेणियों के संयुक्त रूप से मिलने से हुआ है। मतलब हमारा मध्य हिमालय में, हिमालय तो है लेकिन इसमें कई सारी श्रेणियां देखने को मिलती हैं। जैसे आपने काराकोरम लद्दाख जाकर देखा, उसी तरह मध्य हिमालय में हमें बहुत सारी श्रेणियां दिखती हैं और संयुक्त श्रेणियों को ही क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो अगर हम मध्य हिमालय पढ़ेंगे तो इसमें क्या देखा जाता है? इसमें श्रेणियों का विस्तार है, इसमें श्रेणियों की अधिकता है, श्रेणियों का विस्तार है। सीधे सीधे लिखेंगे क्या इसके अंतर्गत? मध्य हिमालय के अंतर्गत किसका विस्तार देखा जाता है? श्रेणियों का विस्तार देखा जाता है। यानी मध्य हिमालय के अंतर्गत अगर आपसे पढ़ा होगा आप लोगों ने तो काराकोरम लद्दाख तो ट्रांस हो गया, काराकोरम लद्दाख ठीक, धौलाधर पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। पीर पंजाल धौलाधर, इसका मैसेज आ रहा है, पीर पंजाल धौलाधर, ठीक है। पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, ये सब आप लोगों ने श्रेणियां पढ़ी होंगी। तो वो श्रेणियां कहां पाई जाती हैं? मध्य हिमालय से बिलोंग करती हैं। तो इस हिमालय के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? श्रेणियों का विस्तार देखने को मिलता है। ये बात क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा अगर हम पॉइंट यहां से नोट करें तो इसकी और क्या विशेषता है, याद कर दिएगा कि इस हिमालय के अंतर्गत, इस हिमालय में अत्यधिक घाटी और घाटियों का विकास देखा जाता है। सिंपल सी बात करें, घाटी का मतलब हम बता चुके हैं कि दो श्रेणियों और दो पर्वतों के बीच का जो सकरा मैदान होता है उसे घाटी कहते हैं। तो यहाँ पर इस हिमालय में घाटियों का विकास अत्यधिक हुआ है। किसका? घाटियों का विकास हुआ है इस श्रेणी में। किसका हुआ भैया? घाटियों का विकास हुआ है। ये बात आप बहुत दिमाग खोलकर अच्छे से समझ लीजिएगा।
घाटियों का विकास देखा जाता है। इस हिमालय के अंतर्गत पूछा जाए कि सबसे अधिक घाटियां किस हिमालय में देखी जाती हैं, तो सबसे अधिक घाटियां किस हिमालय में देखी जाती है? मध्य हिमालय में। क्यों कहोगे सर ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए कि बृहद हिमालय से नदियां निकलकर जब मध्य हिमालय में एंटर करती हैं तो उन्होंने मध्य हिमालय को बहुत काटा है, बहुत काट काट कर क्या किया है, 20 से नदियां बहती, तो इन्होंने बहुत सारे घाटियों का इसमें निर्माण किया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर अगला बात करें हमारे मध्य हिमालय और किसके लिए इंपॉर्टेंस है, आपको पता है हम बृहद पे थे, मध्य ट्रांस में थे, तो वनस्पतियों का वहां वनों का विकास नहीं था, और वनों के विकास के साथ साथ देखा जाए तो बृहद में आके तो हमने बताया था कि वनों की अधिकता देखी जाती है, लेकिन इस हिमालय में वनों की अधिकता अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा देखी जाती है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय की अपेक्षा सबसे अधिक वनों का अगर विकास देखा जाता है तो आपके मध्य हिमालय में, यहाँ तक कि शिवालिक हिमालय से भी ज्यादा मध्य हिमालय में। ठीक है, तो यहाँ पर वन और घास के मैदान का विस्तार है। यहाँ पर देखा जाए वन वह घास के मैदान का, घास के मैदान का, घास के मैदान का, घास के मैदान का, मैदान की वन व घास के मैदान की क्या है? अधिकता है। सिंपल सी भाषा में लिखेंगे क्या है? अधिकता है, अधिकता। ठीक है, क्या भैया? अधिकता है। ठीक है, क्या भैया? अधिकता है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें वनों की, तो एक बात यहां पर क्लियर कर दीजिएगा, वन हो गया और हमने एक पॉइंट यहां पर बात कर लिया घास के मैदान को, शायद ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वनों की बात करें तो अगर आपसे कभी भी एक क्वेश्चन पूछा जाए भाई वन होता है तो वन में हमें क्या, वन में बहुत सारे वृक्ष देखने को मिलते हैं जो मानव की यूटिलाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वन में हम कह लें वनों की कटाई होती है तो उससे लकड़ियां मिलती हैं, लकड़ियां प्राप्त होती हैं, उन लकड़ियों को बड़े बड़े फर्नीचर्स में यूज में लाया जाता है। तो लगातार यह देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से क्या हो रहा है, यहाँ पर वनों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिमालय पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर अत्यधिक प्रभाव का कारण क्या है, या हिमालय में वनस्पतियों की कमी का कारण क्या है, मानसून का परिवर्तन होना, तो उसका एक बात याद रखिएगा कि मानव का अत्यधिक मानव हिमालय के वनों पर भी अपना हस्तक्षेप जताने लगा है और वहां पर वनों की लगातार कटाई करने लगा है। तो यहाँ से एक पॉइंट बहुत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वनों की कटाई होने लगी है, वनों की कटाई। ठीक है, सिंपल सी भाषा में लिख लीजिएगा, वनों की कटाई होने लगी है। क्या होने लगा? वनों की कटाई है, वनों की कटाई होने लगी है, याद रखिएगा, वनों की कटाई होने लगी है। ठीक है, और इस वनों की कटाई के कारण हिमालय क्या हो रहा है? हमारा हिमालय प्रभावित हो रहा है। भाई सिंपल सी बात है, हिमालय प्रभावित होगा ही होगा भाई। जहां पर वनों की अधिकता होती है वहां का एनवायरमेंट भी बहुत स्वच्छ होता है। तो वनों की कटाई हमारे सबसे ज्यादा पूछा जाए कि चारों हिमालय में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कहां देखा जाता है, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है सबसे ज्यादा वनों की कटाई मध्य हिमालय में देखा जाता है और बृहद हिमालय में देखा जाता है। बृहद हिमालय की भी अपेक्षा मध्य हिमालय में डिफॉरेस्टेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि मानव लगातार क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। और वनों की कटाई के कारण क्या हो सकता है कि हिमालय खिसक सकता है। अब जैसे बात बताओ, आपने एक चीज बहुत आसानी से पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा कि अगर ये हमारे पेड़ है इस तरीके से, तो इसकी जड़ें, इसकी जो नीचे की जो जड़ें होती है, क्या वो इसकी जो नीचे की जो जड़ें हैं, लताएं हैं इस तरीके से, जो जड़ें हैं, क्या वो सब जड़ें, मान लो ये हमारा हिमालय क्षेत्र है, तो ये सभी जड़ें इस हिमालय क्षेत्र को, इस हिमालय के इतने क्षेत्र को जकड़ेंगे कि नहीं जकड़ेंगे? आपको पता ना, जगड़े क्या करती हैं? जो जड़ें होती हैं, बड़े बड़े वृक्षों की जो जड़ें होती हैं, मिट्टियों को क्या करती हैं? दबोच लेती हैं और उनको बनाए रखती हैं अपने साथ। लेकिन बनाए रखती हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, क्या करती भैया? बनाए रखती हैं। और जब वर्षा होती है तो ये क्या होता है? यहां से इनका अपरदन बहुत नामात्र का होता है, मतलब मृदा अपरदन क्या होता है? बहुत नामात्र का होता है। लेकिन अगर यहीं से हम वनों की लगातार कटाई करते हैं, बहुत ध्यान समझना, वनों की लगातार कटाई करते हैं, तो बताओ जब वर्षा होगी तो भाई अब ये तो क्या होगा? मृत हो गए, जान नहीं है। तो अब यहां से लगातार क्या होगा? ये यहाँ की जो परतें हैं वो धीरे धीरे वर्षा की वजह से हटना शुरू हो जाएंगी। तो हिमालय का क्या होगा? हिमालय के एक तरफ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तो हिमालय में भी बहुत सारी गतिविधियां, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर पूछा जाए कि वनों की कटाई
वनों की कटाई अधिक है यहाँ पर, वनों की कटाई ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अधिक है यहाँ पर। वनों की कटाई क्या है, वनों की कटाई बहुत अधिक है। इस चीज को, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन बनता है घास के मैदान से, इसको बड़ा पॉइंट आउट कर देना क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें घास के मैदान की तो याद करिएगा कि हम लोगों ने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा था तो उसमें प्रेयरी घास का मैदान, वेल्स घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, इस सब पढ़ाया था मैंने। बिल्कुल वैसे ही घास, वही विशेषता है यहाँ भी आपके हमारे मध्य हिमालय में देखने को मिलता है। तो एक तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं लद्दाख क्षेत्र में एक देखने को मिलता है, एक हमें क्या मिलता है, लद्दाख में हमें घास के मैदानों का विस्तार देखने को मिलता है। और उस घास के मैदान को हम लोग मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्ग घास बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, उससे हम लोग लद्दाख में क्या बोलते हैं, मर्ग घास बोलते हैं। कई बार पूछा गया है कि मर्ग घास का विस्तार किस हिमालय में देखा जाता है, तो मर्ग घास के मैदान का विस्तार आपको मध्य हिमालय में देखा जाता है और मध्य हिमालय में लद्दाख क्षेत्र में देखा जाता है। कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आपने मूवी देखी होगी बहुत सारे लद्दाख उद्दाख साइड में, वहां पर बकरियों को चराया जाता है, जो भी दुधारू पशु होते हैं उन पशुओं को चराया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि दुधारू पशुओं के लिए घास बहुत उपयोगी होते हैं। चीजें आपको मैंने ऑलरेडी पहले क्लियर करा रखा था इस चीज को। मेरी बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा, एक सेकंड में जरूर कर लीजिएगा। क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया, पैड बैच कहां चला, सर को फोन किस सर बोले नहीं है क्लास। अरे ऐसे क्या बात बोलते हो, जिससे लगता है कि छुट्टी होती है, ऐसे ऐसे क्या बात करते हो, जब वो हमसे बोले तभी तो बोले। हमने सर से बोला कि सर क्लास वाला चलेगी यार, सर फोन के कहेंगे क्लास में बोला था, क्लास बंद है। चलो ध्यान से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको मर्ग घास के मैदान बताया है, तो इसमें अब याद रखिएगा इस मर्ग घास के मैदान का जो है तीन देखा जाता है, मतलब तीन प्रकार के घास के मैदान देखे जाते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के घास के मैदान का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है गुलमर्ग होता है। क्या होता है, एक का क्या होता है, गुलमर्ग होता है। गुलमर्ग के बाद अगला क्या होता है, सोनमर्ग होता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और टोनमर्ग होता है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और टोनमर्ग होता है, याद रखिएगा। ये सब क्या है गाइस, ये सब हमारे घास के मैदान होते हैं, ठीक है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और टोनमर्ग, ठीक है। ये मर्ग मतलब क्या है, लद्दाख में इसका स्थानीय नाम है। और ये तीन क्या है, इसके तीन प्रकार होते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टोनमर्ग। याद रखिएगा ये घास के मैदान के प्रकार हैं जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक और घास का मैदान देखा जाता है गाइस, उत्तराखंड में देखा जाता है। कहां देखा जाता है भाई, उत्तरा, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ भी उत्तराखंड में देखा जाता है। एक घास का मैदान देखा जाता है कहां पर गए, उत्तराखंड में देखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में देखा जाए, अगर उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में दो घास के मैदान पाया जाता है। एक का नाम होता है बुगियाल, ठीक है,
और दूसरे का नाम होता है पयार। इसको पयार बोलते हैं, जो लोग आप सोच रहे हैं उसको वो नहीं बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये आपके उत्तराखंड में राज्य में पाए जाते हैं। और लद्दाख में मर्ग घास के मैदान, जिसे 3 नाम से जाना जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टोनमर्ग, इन 3 नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। बात मेरी पूरी क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो मध्य हिमालय है, हमने बताया मध्य हिमालय क्यों फेमस है, तो अगर हम मध्य हिमालय की पार्टिकुलर बात करें, किसकी बात करेंगे, मध्य हिमालय की बात करें, तो मध्य हिमालय में हमने बोला था कि मध्य हिमालय में रेंज बहुत देखे जाते हैं। रेंज, यहाँ पर रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब श्रेणी होता है कि जो यहाँ की श्रेणी होती है, इन श्रेणियों को क्या किया जाता है, इन श्रेणियों को यहाँ से जाना जाता है। भाई मध्य हिमालय का निर्माण श्रेणियों की वजह से हुआ है, कई सारे श्रेणियां इसमें देखी जाती है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझ लेगा, जो हमारा मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को भारतीय क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर इसी का विस्तार, अगर मध्य हिमालय का विस्तार लद्दाख या कश्मीर में देखा जाए तो उसे अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है मध्य हिमालय को। उत्तराखंड में मध्य हिमालय का जो विस्तार देखा जाता है उसको अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में अलग नाम से, नेपाल में अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, जब यही हमारे मध्य हिमालय को भारत के क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट करके, मध्य हिमालय को लिख लीजिए आप लोग भी, मध्य हिमालय को, मध्य हिमालय को, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को, मध्य हिमालय को, मध्य हिमालय को भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसके, अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, नाम से जाना जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर हो गया, मध्य हिमालय को भारतीय क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर देखें लद्दाख क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, लद्दाख व कश्मीर, लद्दाख व कश्मीर, इन दोनों क्षेत्रों में मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, ये जान लेते हैं। थोड़ा सा गैप दे देकर अभी बता लेते हैं ताकि हमको समझाने में आसानी होगी। देखिए जब इसी का हिस्सा, मध्य हिमालय का हिस्सा लद्दाख व कश्मीर में देखने को मिलता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए एक एक पॉइंट हम लोग को बहुत बारीकी से, इसका फोन आ रहा है बार बार, पता नहीं क्या परेशान है। ठीक है, चलिए लद्दाख व कश्मीर में क्या कहा जाता है, इसको पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्या कहा जाता है गाइस, पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। यानी मध्य हिमालय का जो विस्तार लद्दाख व कश्मीर क्षेत्र में देखा जाता है उसको पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीर पंजाल श्रेणी से कुछ बातें करते हैं। पीर पंजाल जो श्रेणी है इसके बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो दो चीजें यहां से हम लोग को बहुत बढ़िया आपको जानने को मिलेगी पीर पंजाल श्रेणी से। सबसे पहला तो यह मध्य ही यह सबसे लंबी श्रेणी है, याद रखिएगा, यहां लिख लीजिएगा, ये जो है मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। और इसी श्रेणी में एक केरवा मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। इसी श्रेणी के क्षेत्र में क्या देखी जाती है, केरवा मिट्टी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, केरवा मिट्टी देखी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या देखी जाती है गाइस, केरवा मिट्टी। ये काफी बार एग्जाम में है, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। सबसे पूछा जाए कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है तो वो आपकी पीर पंजाल श्रेणी जो होगी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कहलाएगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है केरवा मिट्टी को लेकर देखा जाए क्या है तो केरवा मिट्टी को अगर देखा जाए तो केरवा मिट्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें बर्फ का पानी मिला हो, यानी कंकड़ पत्थर मृदा, कंकड़ पत्थर मिट्टी और उसमें बर्फ का पानी, हिमालय का बर्फ मिला हो, उसे केरवा मिट्टी कहा जाता है।
तो पूरे भारत में अगर केरवा मिट्टी कहीं पाई जाती है तो वह मध्य हिमालय के, लद्दाख के पीर पंजाल श्रेणी में देखी जाती है। तो दो चीजें समझ लीजिएगा, यहाँ से 2 पॉइंट हम लोग को मिलने को मिलेगा। एक तो केरवा मिट्टी कहाँ देखी जाती है, पीर पंजाल श्रेणी में किस क्षेत्र में देखी जाती है, तो आप आसानी से बोल सकते हो लद्दाख व कश्मीर, इन 2 क्षेत्रों में इसकी मृदा देखी जाती है। ठीक है, लद्दाख व कश्मीर के डायरेक्ट कश्मीर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केरवा मिट्टी जो है वो किसकी कृषि के लिए सबसे उपयोगी होती है, किस कृषि के लिए, तो याद रखिएगा केसर की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, के लिए क्या है, के लिए प्रसिद्ध है। यह बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या है, केसर की खेती के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इस बात को बहुत ध्यान में समझ जाइएगा और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। केसर की खेती के लिए क्या है गाइस, प्रसिद्ध है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गया। केरवा मिट्टी कृषि जो है किस कृषि के लिए फेमस है, केसर की खेती के लिए वह प्रसिद्ध है, लद्दाख व कश्मीर क्षेत्र में आता है। ये आपके पीर पंजाल की बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस है। एक बात और समझ लो जो इंपॉर्टेंट है, इसी पीर पंजाल श्रेणी में हमें कश्मीर घाटी का विस्तार देखने को मिलता है, कश्मीर घाटी का विस्तार है इसके क्षेत्र में, कश्मीर घाटी का विस्तार देखने को मिलता है। कभी भी पूछा जाए कि कश्मीर घाटी जो है, मैंने बोला ना कि यहाँ पर घाटियों का विकास हुआ है, एक घाटी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कश्मीर की घाटी बहुत फेमस है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कश्मीर घाटी किस श्रेणी से बिलोंग करता है, तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल श्रेणी से बिलोंग करता है। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या इधर, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो हमारी कश्मीर घाटी है, अगर सिर्फ हम इतने को अगर पूछा जाए कि कश्मीर घाटी है तो कश्मीर घाटी में क्या बताना चाहोगे, तो एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जास्कर, बहुत ध्यान समझिएगा, जास्कर श्रेणी पढ़ा था, जास्कर श्रेणी वह पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। यह पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जास्कर श्रेणी वह पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, यह बात आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। कश्मीर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया। अच्छा, अब इसी का जो बढ़ा हुआ भाग हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है, इसी का बढ़ा हुआ भाग कहां देखने को मिलता है गाइस, हिमाचल प्रदेश आएगा इसकी बात है। हाँ, इसी के बाद हमारा इसका बढ़ा हुआ भाग कहां देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में अगर देखने को मिलता है तो इसको हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को क्या करते हैं, धौलाधर। याद रखिएगा, मैंने बृहद हिमालय में नेपाल में धौलागिरी पढ़ाया था, ये धौलाधर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, धौलाधर श्रेणी कहा जाता है, ये हो जाएगा धौलाधर श्रेणी कहा जाता है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि धौलाधर श्रेणी कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, क्या इसकी हिमाचल प्रदेश की क्या है भैया, जो राजधानी है, इसकी हिमाचल प्रदेश राजधानी क्या है, शिमला है। इसकी जो राजधानी है शिमला, शिमला पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, शिमला जो है वह किस श्रेणी पर स्थित है, किस श्रेणी से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा यह जो है ये धौलाधर श्रेणी से स्थित है, पर स्थित है, याद रखिएगा पर स्थित है। इतना चीजों को बहुत बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। कभी पूछा जाए कि शिमला किस श्रेणी पर स्थित है, तो धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। जब इसी का बढ़ा हुआ भाग, मध्य हिमालय का बढ़ा हुआ भाग हमें कहां देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, उत्तराखंड में जब इसी का बढ़ा हुआ भाग देखने को मिलता है, तो उत्तराखंड में जब बढ़ा हुआ भाग देखने को मिलता है गाइस, तो उत्तराखंड में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको मसूरी या नाग टिब्बा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मसूरी या नाग टिब्बा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाग टिब्बा। क्या बोलते हैं भैया, नाग टिब्बा बोलते हैं, ठीक है, नाग टिब्बा, मसूरी या नाग टिब्बा श्रेणी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है, मसूरी या नाग टिब्बा श्रेणी कहा जाता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मसूरी या नाग टिब्बा श्रेणी कहां पर है, तो सिंपल सी भाषा में कह देना मध्य हिमालय में। और इसी का भाग जब हमें नेपाल में देखने को मिलता है गाइस, कहां देखने को मिलता है, नेपाल में देखने को मिलता है, तो उसे महाभारत श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फिर क्या बोलते हैं गाइस, महाभारत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाभारत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
महाभारत श्रेणी बोलते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। इसकी कुछ विशेषता बस इतना ही होती है, ठीक है। जैसे मध्य हिमालय को भारतीय क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लद्दाख व कश्मीर में पीरपंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी होती है। केरवा मिट्टी कहा जाता है। लद्दाख व कश्मीर में है। कृषि किसके लिए फेमस है? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर श्रेणी कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या होती है? शिमला होती है, और इस पर क्या होता है? इस पर स्थित है। उत्तराखंड में मसूरी नाग के बस श्रेणी कहा जाता है। नेपाल में महाभारत श्रेणी कहा जाता है। ये आपको इतनी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है वो याद रखिएगा। अगला पॉइंट अगर देखा जाए हम लोग, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो लिख रहे हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। जी बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हम तीनों हिमालयों की बात करें, तीनों चारों हिमालयों को, ट्रांस ले लो, बृहद ले लो, मध्य ले लो, शिवालिक, इन तीनों हिमालयों की अपेक्षा देखा जाए तो जो मध्य हिमालय है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग मसूरी, नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, सिल्लीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, शिमला, ये सब जितने भी घूमने वाले हिल स्टेशन हैं, जितने भी आपके ये जगह है जहां पर हमें एक प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है, जहां पर हर एक लड़का लड़की, हर एक शादीशुदा कपल्स जाने के लिए या पूरे विश्व भर में लोग आने के लिए पागल रहते हैं, जाने के लिए पागल रहते हैं। भाई सबका ख्वाब होता है, बिल्कुल मेरा भी ख्वाब है कि हम भैया शिमला जाकर घूम के आए, देखिए वहां की क्या है, हिमालय में बर्फबारियों में वहां के पेड़ कैसे हैं, वहां की कैसी हवाएं चलती हैं, बहुत खूबसूरत है। तो हमारा जो हिमालय है वो पर्यटन की दृष्टि से भी क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको हिमालय में सबसे अत्यधिक सौंदर्य पहाड़ियों का अगर दृश्य देखना होगा तब किस हिमालय को पसंद करोगे? आइए इसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके कथन कारण में, तब मध्य हिमालय को पसंद करोगे। जैसे पर्यटन में देखा जाए तो पर्यटन में सीधे कह सकते हो नैनीताल आपको आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नैनीताल आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नैनीताल ये सब कहाँ पड़ता है? मध्य हिमालय में। नैनीताल हो गया। उसके बाद क्या हो गया भैया? भीमताल हो गया। नैनीताल, भीमताल, ठीक है, नैनीताल, भीमताल, मसूरी हो गया। नैनीताल, भीमताल, मसूरी हो गया। याद रखिए नैनीताल, भीमताल, मसूरी, ये चीजें याद रखिएगा। नैनीताल, भीमताल, मसूरी हो गया। अगला देख लो, यहाँ पर शिमला ले लो, शिमला ले सकते हो। शिमला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शिमला भी पूछा गया है। शिमला के बाद क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्मोड़ा लिख लो, अल्मोड़ा हो जाएगा। अल्मोड़ा के बाद क्या तो दार्जिलिंग लिख लो, तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग हो जाएगा, ठीक है, दार्जिलिंग हो जाएगा, दार्जिलिंग हो गया। बहुत सारे इसमें भी जोड़े जा सकते हैं। तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत देखे जाते हैं? तो ये सभी के सभी जो होते हैं आपके कहाँ देखे जाते हैं गाइस? ये सभी के सभी आपके देखे जाते हैं, ये सभी के सभी कहाँ देखे जाते हैं? आपके मध्य हिमालय के अंतर्गत ये चीजों को देखा जाता है। दरअसल इसमें हम घाटियां करा देते हैं, लेकिन आपको घाटी, झील, दर्रा ये सब मैं आपको अलग अलग टॉपिक कराऊंगा ताकि आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो मध्य हिमालय से आपसे इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों के बेसिस के आधार पर बहुत सारे कथन, जैसे मैंने बताया ना कि डिफॉरेस्टेशन की कटाई की सबसे अधिक समस्या मध्य हिमालय में है। लोग लगातार मध्य हिमालय में वनों की कटाई कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हिमालय के लगातार हिमालय की मृदा का अपरदन बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी हानियां हो सकती हैं। फिर घास के मैदान पाए जाते हैं, उनके मैंने नाम आपको लिखवा दिए। उसको किन किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है वो भी मैंने आपको करा दिया है। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट सेक्शन करा के खत्म करें इसको फटाक से। चलिए जल्दी करिए, फटाक से जल्दी करिए भैया, जल्दी करो भैया, फटाक से लेट ना करो। हर एक एक पॉइंट क्लियर करिएगा, जितना हो सके उतना क्लियर करिएगा सारी की सारी चीजों को। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक, आ जाइए।
शिवालिक हिमालय बहुत छोटा है। मैपिंग आपको इसकी कल कराएंगे, ठीक है, इसकी पूरी की पूरी मैपिंग कल कराएंगे, याद रखिएगा। पूरा का पूरा मैपिंग जो होगा, इसकी पूरी की पूरी मैपिंग हम कल करा के देंगे आपको, इसलिए पूरा का पूरा मैपिंग कल होगा, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सेक्शन देख लेते हैं क्या है भाई, इसमें क्या समझना है, क्या लिखना है। चलिए हो गया। आज अगला सेक्शन देख लेते हैं। अगला हो जाएगा शिवालिक हिमालय। बहुत सिंपल सा है, शिवालिक हिमालय की बहुत बड़ी कोई कहानी नहीं है, बहुत छोटा सा इसका पोर्शन है। ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय हो जाएगा, ठीक है, शिवालिक हिमालय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय हो जाएगा। अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो ये हिमालय का सबसे क्या है, निचला क्षेत्र, निचले स्तर का कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से लिख लेते हैं गाइस, एक पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। 2 ही 3-4 पॉइंट इसमें लिखना है, बहुत कुछ खास नहीं है। सबसे पहले याद रखिएगा, अन्य हिमालयों की अपेक्षा अधिक छोटा होने के कारण, लिख लीजिएगा, अन्य हिमालय की अपेक्षा, अन्य हिमालय की अपेक्षा, अन्य हिमालय की अपेक्षा छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण इसे उप हिमालय कहा जाता है, इसे उप हिमालय, इसे उप हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उप हिमालय कहा जाता है। कभी भी पूछा जाए कि उप हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? शिवालिक हिमालय के नाम से। कोई पूछेगा भैया क्यों जाना जाता है उप हिमालय के नाम से? क्योंकि यह अन्य हिमालयों की अपेक्षा क्या अधिक छोटा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? उप हिमालय कहा जाता है। अगला अगर इसका पूछे भाई कि इसका विस्तार बता दो, इसका विस्तार क्या है, इसका विस्तार क्या है, तो पंजाब का जो कोतवार बेसिन है, इसका जो विस्तार अगर पूछता है कि इसका विस्तार कहां पर है, तो इसका जो विस्तार है, सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, इसका विस्तार जो है वह पंजाब में एक जगह पर, पंजाब पाकिस्तान की सीमा पर जगह है जिसका नाम है पोतवार बेसिन। पोतवार बेसिन क्या है गाइस? पोतवार बेसिन, ठीक है। पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर कहां तक है? सिक्किम है, याद रखिए। क्या भैया? सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम है। और सिक्किम के बाद इसका विस्तार कहां देखा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में भी देखा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार है, ठीक है। कहां गए? अरुणाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार देखा जाता है। यानी भारत के कुछ ही क्षेत्रों में इसका विस्तार देखा जाता है। कहां पर? पंजाब के पोतवार बेसिन से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार देखा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, यह हिमालय, अभी बता देता हूं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिक्किम में यह हिमालय अदृश्य हो जाता है। याद रखिएगा, सिक्किम में यह हिमालय कुछ दूरी तक, मतलब बहुत कह सकते हैं कि यहां लिख लो पॉइंट, यह हिमालय अत्यधिक कटा छटा है। लिख लो, यह हिमालय, यह हिमालय, बहुत ध्यान से बुझिएगा, यह हिमालय, यह हिमालय नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा अत्यधिक कटा छटा है। मतलब नदियों ने इसको खूब काट दिया। बृहद हिमालय से, मध्य हिमालय से जब नदियां बहकर नीचे की तरफ जाएंगी तो इस हिमालय को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? भाई मान लो ये हमारा मध्य हो गया, ये बृहद मध्य शिवालिक हो गया। अब जब यहाँ से नदी ऐसे फ्लो करके आ रही, मान लो नदी ऐसे फ्लो करके आ रही है, इसको काटेगी तो हमारा बृहद शिवालिक हिमालय जो कुछ इस तरीके से है, मतलब बहुत कटा छटा है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यह हिमालय, हेलो, हाँ बस 2 मिनट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह हिमालय नदियों के द्वारा जो क्या है, अत्यधिक कटा छटा है। क्या है? अत्यधिक कटा छटा है। याद रखिएगा, अत्यधिक कटा छटा है, ठीक है, ठीक है। इसलिए यह सिक्किम में, इसलिए यह, याद रखिएगा, एक पॉइंट समझिएगा, इसलिए यह सिक्किम में लुप्त हो जाता है, ठीक है। इसलिए सिक्किम में कुछ क्षेत्र में, इसलिए सिक्किम के कुछ क्षेत्र में, इसलिए कुछ सिक्किम के कुछ क्षेत्र में, कुछ
क्षेत्र में लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, लुप्त हो जाता है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, लुप्त हो जाता है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कुछ क्षेत्र में क्या होता है, लुप्त हो जाता है, इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा। ठीक है, सिक्किम में क्या होता है, लुप्त हो जाता है, पंजाब पोस्टाल बेसिन में। ठीक है, अत्यधिक कटा छटा है। लेकिन याद रखिएगा, इसी शिवालिक हिमालय को याद रखिएगा, इसी शिवालिक हिमालय को हमारे अरुणाचल प्रदेश में अन्य नामों से जाना जाता है। मतलब इसी का जो बढ़ा हुआ भाग है, ठीक है, शिवालिक का बढ़ा हुआ भाग लिख लेते हैं छोटा सा कोटेशन करके, शिवालिक का बढ़ा हुआ भाग, बढ़ा हुआ भाग। ठीक है, किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे कह सकते हैं दफला के नाम से कहा जाता है। दफला पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में दफला हो गया, मीरी हो गया, दफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी हो गया, अबोर पहाड़ी हो गया, अबोर पहाड़ी हो गया, और मिसमी पहाड़ी हो गया, मिसमी पहाड़ी हो गया, दफला, मीरी, अबोर, मिसमी पहाड़ी हो गया। इस नाम से क्या किया जाता है, शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। ठीक है, अब कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में किन किन पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो दफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये सब किसके पार्ट माने जाते हैं, शिवालिक रेंज के पार्ट माने जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। तो बस शिवालिक में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन शिवालिक से बने भी नहीं है, और शिवालिक से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, आप सॉल्व पेपर उठा के देख सकते हो। कल जब मिलेंगे तो आपको इसकी मैपिंग करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आप सभी को।